हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का 4 मार्च के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 4 मार्च के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि राव तुलाराम सिंह ने 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है ना, ये कहाँ से किया था। तो देखिए 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है ना, राव तुलाराम सिंह ने जो है ये रेवाड़ी हरियाणा से जो वो किए थे। तो रेवाड़ी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1857 की क्रांति से आपके लगातार प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो अलग अलग शहरों में किस किस के द्वारा आपका नेतृत्व किया गया था। जैसे अगर दिल्ली में बात कर ले तो देखिए दिल्ली में जो नेतृत्व है ना, ये आपके जनरल भगत सिंह और बहादुर शाह जफर द्वितीय के द्वारा जो वो किया गया था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बहादुर शाह जफर द्वितीय जो है ये आपके नाम मात्र के जो है ये आपके नेतृत्व जो वो करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर असली में पूछा जाए कि दिल्ली से 1857 का विद्रोह का जो नेतृत्व है ये किसने किया था, तो ये आपके जनरल भगत सिंह ने जो वो किया था। इसके अलावा अगर मंगल पांडे की बात कर ले तो देखिए मंगल पांडे जो है ना, ये आपके बैरकपुर छावनी से जो है उन्होंने क्रांति की शुरुआत जो वो किए थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई की बात कर ले तो झांसी से इन्होंने जो वो नेतृत्व किया था। वीर कुंवर सिंह की बात कर ले तो देखिए वीर कुंवर सिंह जो है ना, ये बिहार से जो वो नेतृत्व किए थे। खान बहादुर की बात कर ले तो ये जो आपके बरेली से जो वो नेतृत्व किए थे। बेगम हजरत महल जो है ये आपके लखनऊ से जो वो नेतृत्व किए थे। और नाना साहिब की बात कर ले तो देखिए नाना साहिब जो है ना, ये आपके कानपुर से जो वो नेतृत्व किए थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि संत रामकृष्ण परमहंस का जो जन्म है ना, ये पश्चिम बंगाल की किस जगह पर जो वो हुआ था। तो देखिए संत रामकृष्ण परमहंस की बात कर ले तो इनका जो जन्म है ये आपका पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के कामारपुकुर गांव में जो है ये इनका जन्म जो वो हुआ था। और इनका जो जन्म है ना, ये आपका 18 फरवरी 1836 को हुआ था। और इनके बचपन का जो नाम था ना, ये आपके गदाधर चट्टोपाध्याय था। और ऑप्शन में आपका हुगली जो वो दिया गया था, तो हुगली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि आरबीआई द्वारा घोषित वर्तमान रेपो रेट जो है ये क्या है। यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था कि बढ़ा था रेपो रेट या फिर घटा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को जो है ये आपका 6.50 से जो है % से 25 आधार अंकों तक जो वो कम कर दिए हैं, जिसमें 7 फरवरी 2025 तक यानी वर्तमान रेपो दर जो है ना, ये आपका 6.25% जो ये आपका हो गया है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि पोटेशियम नाइट्रेट जिसका आपका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये आपका KNO3 होता है। और पोटेशियम नाइट्रेट को जो है और किस नाम से जो ये आपका जाना जाता है, तो देखिए पोटेशियम नाइट्रेट को जो है ये आपका साल्ट पीटर, इसके अलावा सोरा या फिर नाइटर के नाम से भी जो वो जाना जाता है। तो ऑप्शन में आपका सोरा जो वो दिया गया था, तो सोरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण जो है ना, ये क्या रहा था। तो देखिए 1857 की क्रांति का जो राजनीतिक कारण रहा था ना, ये आपका ब्रिटिश सरकार की विस्तारवादी नीति रहा था। इसके अलावा व्यपगत का सिद्धांत रहा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तार नीति रहा था। ब्रिटिश सरकार की आक्रामक विलय नीति भी रहा था। और ब्रिटिश सरकार की हड़प नीति भी जो वो देखने को मिला था। तो इसमें जो आपका एक ऑप्शन दिया गया था ना, ये आपका व्यपगत का सिद्धांत जो वो दिया गया था। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से किस फिल्म को जो है आईफा पुरस्कार जो वो दिया गया है। तो देखिए इसके ऑप्शन तो बच्चों द्वारा मुझे नहीं मिल पाए हैं, तो देख लेते हैं कि कौन कौन से अभी भारत में आपके जो है किस फिल्म को आईफा पुरस्कार से जो वो आपका दिया गया है। तो देखिए 2013 में बर्फी फिल्म को आईफा पुरस्कार दिया गया था। 2010 में जो ये आपका 3 इडियट्स को दिया गया था। 2009 में आपके योद्धा अकबर को दिया गया था। 2006 में आपका ब्लैक को दिया गया था। 2005 में वीर जरा को। 2004 में जो ये आपका कल हो ना हो को जो है वो पुरस्कार दिया गया था। 2003 में आपका देवदास मूवी को दिया गया था। 2002 में आपका जो है वो लगान मूवी को दिया गया था। और 2001 में जो है आपके ताल फिल्म को जो वो
दिया गया था। और वर्ष 2000 की बात कर ले तो हम दिल दे चुके सनम, ये जो आपका संजय लीला भंसाली के द्वारा जो आपका निर्देशित किया गया था, इस फिल्म को भी जो है आपका आईफा अवार्ड जो वो दिया गया था। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये जो आपका किस राज्य में स्थित है। तो देखिए तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ना ये आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका रावत भाटा है ना ये आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। कुडनकुलम और कल्पक्कम की बात कर ले तो देखिए कुडनकुलम और कल्पक्कम जो है ना ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कैगा जो है ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। काकरापारा की बात कर ले तो ये आपका गुजरात में है। और नरौरा जो है ना ये आपका उत्तर प्रदेश में है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि हरित क्रांति में कौन से बीज का जो है ना प्रयोग जो वो किया गया था। तो देखिए हरित क्रांति में गेहूं, चावल, बाजरा और मक्के के लिए उपज करने के लिए जो है ना ये आपका HYB सीड्स का इस्तेमाल जो वो किया गया था। तो HYB सीड्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 1991 के उदारीकरण का जो है ना ये आपका प्रमुख जो परिणाम है ये आपका क्या रहा था। तो देखिए 1991 के लिबरलाइजेशन से आपका प्रमुख परिणाम बहुत सारे देखने को मिले थे, जैसे कि आपका वैश्वीकरण जो वो देखने को मिला था, पूंजी का प्रवाह जो वो देखने को मिला था, उत्पादन में आपका बढ़ोतरी जो वो देखने को मिला था। इसके अलावा नई नौकरियों का अवसर भी जो वो प्रदान किया गया था, उद्योगों का विस्तार भी जो ये आपका देखने को मिला था। इसके अलावा प्रतिबंधों को हटाना भी जो वो आपका देखने को मिला था। और ये जो आपका 1991 के आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को जो है ये आपका LPG सुधार की नीति के नाम से भी जो है इसे जाना जाता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि साल 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय जो ये कौन थे। हालांकि बंगाल का विभाजन नहीं पूछा गया था, वर्ष 1905 में ही पूछा गया था कि भारत के वायसराय कौन थे। तो लेकिन मैं आपको क्वेश्चन के तौर पे एक ऐड कर दिया हूँ। तो देखिए साल 1905 में जो आपका बंगाल विभाजन की जो घोषणा है ना ये कब किया गया था। तो ये आपके कर्जन के द्वारा जो है ये आपका 20 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा जो वो किया गया था। और बंगाल विभाजन को जो लागू है ना ये आपका 16 अक्टूबर 1905 को जो ये आपका लागू किया गया था। और इस समय जो भारत के वायसराय थे ना यानी वर्ष 1905 में भारत के जो वायसराय थे ये आपके कर्जन रहे थे। तो कर्जन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन जो है ये किस वर्ष में और किसके द्वारा जो ये आपका रद्द कर दिया गया था। तो देखिए बंगाल का जो विभाजन है ना ये आपका वर्ष 1911 में ये जो आपका हार्डिंग द्वितीय के द्वारा जो है इसे आपका रद्द जो वो कर दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्न में से किस अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को जो ये आपका शामिल किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को जो ये आपका शामिल किया गया था। और इस अधिनियम का जो मकसद था ना ये भारतीयों को शासन में हिस्सा देना था। तो भारत शासन अधिनियम 1919 वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो है गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद की स्थापना जो वो किया गया था। और इसी अधिनियम के तहत जो है भारतीयों के लिए अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना भी जो वो संभव जो वो बनाया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम ने जो है भारत परिषद को जो वो समाप्त कर दिया था। तो देखिए भारत परिषद को जो समाप्त है ना ये आपके 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत जो वो किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि स्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखने का जो कार्य है ना ये कहाँ से जो वो शुरू किए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की जो रचना है ना ये आपका अयोध्या में रामनवमी के दिन साल 1574 में जो ये आपके शुरू किए थे। और उन्होंने जो ये रामचरित जो पुस्तक है ना ये आपके अवधी भाषा में जो वो लिखे थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आपका रामचरितमानस जो पुस्तक है गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा ये आपका 3 जगहों पर जो है वो लिखा गया था। और वो 3 जगह कौन कौन सी थी। तो पहला आपका अयोध्या, सेकंड आपका वाराणसी और थर्ड आपका चित्रकूट था। तो शायद ऑप्शन में आपका चित्रकूट ही जो वो दिया गया था। तो चित्रकूट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखने में जो है आपके करीब 2 साल 7 महीने और 26 दिन का जो है वो समय लगा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि जब आपका तुलसीदास ने रामचरितमानस लिख रहे थे ना
उस समय जो है किसका शासन जो है वो रहा था। तो देखिए ये जो आपके रामचरितमानस है ना, ये अकबर के शासनकाल के दौरान जो वो लिखा गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा तुलसीदास की लिखी गई कुछ और अन्य रचनाओं की बात कर ले तो जैसे कि गीतावली, विनय पत्रिका, ये दोनों भी जो पुस्तकें हैं ना, ये आपके तुलसीदास के द्वारा जो वो लिखे गए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि कोलकाता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालयों की जो स्थापना है ना, ये किस अधिनियम के तहत जो वो हुआ था। तो देखिए इन तीनों उच्च न्यायालयों की जो स्थापना है ना, ये आपके भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत जो वो हुआ था। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि चिकन नेक के नाम से जो है किस कॉरिडोर को जो वो जाना जाता है। तो देखिए चिकन नेक के नाम से जो है ये आपके सिलीगुड़ी कॉरिडोर को जो वो जाना जाता है। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि पल्लव वंश के अंतिम शासक जो है ना, ये कौन थे। तो देखिए पल्लव वंश के जो अंतिम शासक थे ना, ये आपके अपराजित वर्मन थे। और अपराजित वर्मन का जो शासनकाल है ना, ये आपका 880 से लेकर जो है 897 ईस्वी तक जो है इन्होंने जो वो शासन किए थे। तो अपराजित वर्मन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले पल्लव वंश की जो स्थापना ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए पल्लव वंश की जो स्थापना है ना, ये आपके सिंह विष्णु के द्वारा जो वो किया गया था। और पल्लव वंश के सबसे शक्तिशाली राजा के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपके नरसिंह वर्मन प्रथम रहे थे। और महेंद्र वर्मन प्रथम जो है ना, ये पल्लव वंश के एक प्रमुख राजा जो वो माने जाते हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि लद्दाख के सिंकुला दर्रे को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने के लिए जो है सड़क का जो निर्माण है ना, ये किसके द्वारा जो वो किया जा रहा है। तो देखिए लद्दाख के सिंकुला दर्रे को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने के लिए जो है ना, ये आपके BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी सीमा सड़क संगठन के द्वारा जो है इसका निर्माण जो वो किया जा रहा है। तो सीमा सड़क संगठन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री ने जो है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन यानी कीर्ति कार्यक्रम के दूसरे चरण का जो उद्घाटन है ना, ये कब जो वो किए हैं, यानी एग्जैक्ट डेट जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था। तो देखिए इसका दूसरे चरण का जो उद्घाटन है ना, ये आपका 19 जुलाई 2024 को जो है ये आपका नई दिल्ली में जो वो किया गया था। तो 19 जुलाई 2024 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि मंत्री परिषद को जो है ये कौन भंग कर सकता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राज्यपाल जो है ना, ये राज्य सरकार के मंत्री परिषद को जो है मंत्रिमंडल को जो है ये भंग कर सकते हैं। वहीं लोकसभा को भंग करने का जो अधिकार है ना, ये आपका राष्ट्रपति के पास है। तो इन दोनों में से आपका जो भी पूछा गया होगा मैंने आपको जो वो बता दिया है। इसके अलावा अगर मंत्री परिषद के अनुच्छेद की बात कर ले तो देखिए अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो है ये आपका मंत्रिपरिषद का प्रावधान जो वो किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष जो है ना, ये कौन होते हैं। तो देखिए भारत में केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद के जो अध्यक्ष है ना, ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वहीं अगर राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष की बात कर ले तो ये जो आपके मुख्यमंत्री होते हैं। तो इन दोनों में से आपका जो भी पूछा गया होगा मैंने आपको जो यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत के संविधान में कुल कितने खंड है यानी अध्याय के बारे में आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में वर्तमान में आपके 25 भाग 448 अनुच्छेद, हालांकि 395 ही अनुच्छेद हैं, लेकिन जब आप क्लोज देखते होगे ना, जैसे कि 19 में ही आप क्लोज देखते होगे एक, इस प्रकार से क्लोज के अगर मिला ले तो 448 अनुच्छेद हैं। इसके अलावा 12 अनुसूचियां हैं। तो शायद आपसे भाग ही पूछा गया था, तो 25 भाग आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन किसी बच्चे ने बताया कि 25 ऑप्शन में नहीं दिया गया था, तो शायद ऑप्शन जो आपका 9, 10, 11, 12 करके था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि फिर आपका अनुसूचियां जो वो पूछा गया होगा। तो देखिए वर्तमान में जो आपके भारतीय संविधान में अनुसूचियां है ना, ये आपका 12 है। तो 12 आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर मूल संविधान की बात कर ले तो देखिए संविधान बनने के समय इसमें आपके 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा बंदरगाह जो है पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह नहीं है। क्वेश्चन में आपका नहीं जो वो दिया गया था। तो देखिए अगर पश्चिमी तट के अगर प्रमुख बंदरगाह की बात कर ले तो कौन कौन से हैं। तो देखिए मुंबई बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, इसके अलावा कोचीन बंदरगाह, मोरुमुगाव जो आपका बंदरगाह, इसके अलावा मैंगलोर बंदरगाह और वदावन बंदरगाह, ये सभी जो बंदरगाह है ना, ये आपके पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हैं। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में
में दिया गया था। इसके अलावा पूर्वी तट के अगर स्थित प्रमुख बंदरगाह की बात कर ले तो देखिए चेन्नई, इसके अलावा तूतीकोरिन बंदरगाह, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता और एन्नौर जो है ना ये आपके पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हैं। और शायद आपका ऑप्शन में एन्नौर ही जो वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका एन्नौर है ना ये पश्चिमी तट का बंदरगाह नहीं है, मतलब कि ये पूर्वी तट का जो वो बंदरगाह है, इसलिए एन्नौर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि पंजाब, राजस्थान और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को जो है ना ये क्या कहते हैं। तो देखिए पंजाब, राजस्थान और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को जो है ना ये आपका तटीय वन या फिर आर्द्रभूमि वन जो वो कहा जाता है। तो आर्द्रभूमि वन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि पंजाब में अधिकांश क्षेत्र जो है ना ये किस नदी द्वारा जो ये आपके निर्मित होते हैं। तो देखिए पंजाब में अधिकांश जो मैदान के जो क्षेत्र होते हैं ना ये आपके सिंधु नदी यानी इंडस रिवर के द्वारा जो है ये आपके निर्मित होते हैं। तो सिंधु नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पंजाब राज्य को जो है ना ये 5 नदियों का भूमि भी जो वो कहा जाता है। और वो 5 नदियां कौन कौन सी हैं पंजाब में, तो ये जो आपका सतलज, रवि, ब्यास, झेलम और चिनाब है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि विलियम बेंटिक ने जो है किसके सहयोग से सती प्रथा पर जो ये प्रतिबंध लगाया था। तो देखिए विलियम बेंटिक ने जो है राजा राम मोहन रॉय के सहयोग से जो है ये सती प्रथा पर जो वो प्रतिबंध जो वो लगाए थे। और सती प्रथा पर जो प्रतिबंध है ना ये आपका वर्ष 1829 में जो वो लगाया गया था। तो राजा राम मोहन रॉय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि कौन सा मौलिक अधिकार जो है ना कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ सुरक्षा जो ये प्रदान करता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 22 जो है ना ये आपका कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ जो है ये आपका सुरक्षा जो वो प्रदान करता है। और ये जो आपका भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है ना अनुच्छेद 22 जो है एक आपका मौलिक अधिकार है जो कि आपका स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। और ऑप्शन में आपका यही दिया गया था। तो स्वतंत्रता का अधिकार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि साल 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत जो है ये कितने पायदान पर रहा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत 127 देशों में 105वें स्थान पर जो वो रहा है। तो 105वां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस सूचकांक में भारत को जो है ये आपका गंभीर श्रेणी में जो वो रखा गया है। और भारत का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो स्कोर रहा था ना ये आपका 27.3 रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि साल 2023-24 में मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक जो है ये आपका पूछा गया था। तो देखिए 2023-24 में आपका HDI में जो है यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का जो रैंक रहा था ना ये आपका 134वें पायदान पे जो वो भारत रहा था। तो 134वां आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका मानव विकास सूचकांक है ना ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये आपका UNDP जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम होता है। और इसके द्वारा ही जो ये आपका जारी किया जाता है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में आपका HDI में जो पहले स्थान पे है ना ये आपका स्विट्जरलैंड देश रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि मानव विकास सूचकांक की जो गणना है ना ये किस आधार पर किया जाता है। तो देखिए मानव विकास सूचकांक की जो गणना है ना ये आपके जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और जीवन स्तर के आधार पर जो ये किया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारत में मानसून की वापसी का मौसम जो है ये किस महीने में होता है। तो देखिए भारत में मानसून की वापसी का जो मौसम है ना ये आपके अक्टूबर और नवंबर के महीने में होता है। तो अक्टूबर और नवंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि फरवरी 2024 में नई दिल्ली में आयोजित इंड्स एक्स शिखर सम्मेलन में यहाँ पे प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था कि ये जो आपका इंडस एक्स शिखर सम्मेलन में प्रौद्योगिकी निर्यात नियंत्रण नीतियों और विनियमों पर एक आपका हाइब्रिड जो सत्र है ना इसका आयोजन जो ये कहाँ पर किया गया था। तो देखिए इसका जो आपका हाइब्रिड सत्र का जो आयोजन है ना ये आपके फरवरी 2024 में जो है ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि कृषि के लिए सबसे अच्छा फैक्टर जो है ना ये कौन सा माना जाता है। तो बच्चे द्वारा एक ही ऑप्शन मुझे मिल पाया था जो कि आपका अच्छा ट्रांसपोर्ट सप्लाई जो वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कृषि के लिए अच्छा ट्रांसपोर्ट और जरूरी कृषि उपकरण जो है ये आपके बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। और अच्छी परिवहन सुविधाओं से उत्पादों को खेती से बाजारों तक जो ये आपका पहुँचाया जा सकता है। वहीं कृषि उपकरणों से जो है खेत की जुताई, इसके अलावा
टिल्टिंग और ढुलाई जैसे काम आसानी से जो वो किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि निम्न में से किस अधिनियम के जरिए भारत में वायसराय का जो पद है ना वो आपका बनाया गया था। तो देखिए मैं आपको कल भी बताया था कि गवर्नर जनरल के बाद आपका भारत का जो वायसराय का पद है ना ये आपके भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत जो ये आपका किया गया था। तो 1858 वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। और भारत के पहले वायसराय कौन थे, तो ये आपके कैनिंग रहे थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि कैलाशनाथ मंदिर का जो निर्माण है ना ये किसके द्वारा करवाया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में आपके कैलाशनाथ मंदिर कई जगहों पर है। जैसे अगर कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर की बात कर ले तो देखिए कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का जो निर्माण है ना ये पल्लव राजा राजसिंह प्रथम के द्वारा जब वो करवाया गया था और इन्हें नरसिंह वर्मन द्वितीय के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और इस मंदिर को जो है ये आपका राजा राजसिंह रेश्वर के नाम से भी जो है ये आपका जाना जाता है। यानी इस मंदिर को जो है ये आपका राजसिंहेश्वरम के नाम से भी जो वो जाना जाता है। वहीं अगर एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर की बात कर ले तो ये जो आपका राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण प्रथम के द्वारा जो वो बनवाया गया था। और ये जो मंदिर है ना ये आपके राष्ट्रकूट वंश के राजाओं और कारीगरों के परिश्रम से जो ये आपका बना था। और इस मंदिर का नाम मूल रूप से जो है राष्ट्रकूट राजा कृष्णेश्वर के नाम पर जो वो रखा गया था। तो इन दोनों में से आपका जो भी पूछा गया होगा मैंने आपको जो यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि खेजड़ी और बाबुल जो है ना ये किस प्रकार के वन में जो वो पाए जाते हैं। तो देखिए खेजड़ी और बाबुल नहीं बबूल ये जो आपके उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनों में जो है ये आपके पाए जाने वाले पेड़ हैं। और ये जो वन है ना ये आपके दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो है अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जो ये पाए जाते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले थे। और अगर आपका थर्ड शिफ्ट में एग्जाम था तो आप अपने क्वेश्चन को जो है इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां पर आप प्रश्न जो है थर्ड शिफ्ट के जो वो जरूर भेज दीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।